सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नोबेल प्राइज़ आपको मिला है मेडिसिन के अंदर, तो ये साइंस टेक का है। mRNA के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इंडिया और मालदीव्स का एक टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है, BRCA जीन ये तीसरा चौथा टॉपिक है, तो रिपीटेड है। कनेक्टोम क्या है ये डिस्कस करेंगे। इंडियन डिप्लोमेसी आईआर का टॉपिक है। एक्टिव पैसिव म्यूचुअल फंड इकोनॉमी का टॉपिक आपका आता है। फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। फिर मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मेंस का क्वेश्चन देख लो। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट बैलेंसिंग ऑफ बायलैटरल मल्टीलैटरल इंटरेस्ट। एग्जामिन करके आपको लिखना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप अपना आंसर को सेंड कर सकते हैं। नवरात्रि स्पेशल, आज सारे जितने भी कोर्सेस हैं सब में 50% ऑफ रहेगा। ठीक है, सारे कोर्सेज में यू विल हैव अ 50% ऑफ। तो अगर आप प्लान कर रहे थे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और इस सो कॉल्ड ऑफर का वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज कर करके इतना पुश किया। ठीक है, तो भैया आपके पास मौका है, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रभार है, टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो आप देख लेना उसमें। एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी 50% ऑफ रहेगा आपका। ठीक है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर कोर्सेज को देखना है तो आपको सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, वहाँ सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। तो ऑल कोर्सेज में जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और ये प्रहार बैच है, ठीक है, इसके बाद प्रहार बैच, एग्रीकल्चर ऑप्शनल जितने भी है सब में आज 50% ऑफ है। ये ऑफर है आपका। हिंदी न्यूज़पेपर है, योजना डाउन टू अर्थ PIB physics.org। मतलब अगर करंट अफेयर आपको करना है तो जनवरी 2024 से तो ये कोर्स आपके लिए मस्ट है दोस्त। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंटेंट अवेलेबल हैं। और फिर मैंने आपको कहा 50% है सारे कोर्सेज में, तो इसको आप ऑफर का आज ही अवेल कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोर्सेज का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। mRNA इंश्योर्स द करेक्ट सेट ऑफ जीन इज एक्टिव इन ईच सेल टाइप। अब देखो क्या है कि अभी ये पूरे महीने नोबेल प्राइज़ पे बहुत प्रश्न आएंगे। यूपीएससी का ट्रेंड क्या होता है कि यूपीएससी का जनरल ट्रेंड ये है कि वो लोग प्रश्न बनाते हैं धीरे धीरे। जैसे मान लो इस साल का नोबेल प्राइज़ है, उसको 2 साल बाद पूछ लेंगे, इस टाइप से। मतलब अगर आप साइंस टेक के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है कुछ इस तरीके से रहती है कि जनरल साइंस में विल फाइंड, तो वो फ्रेमिंग क्वेश्चंस की इस तरीके से रखी गई है कि मतलब बहुत सारे सोर्सेस आपको जैसे बहुत सारे सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, लाइक जो नोबेल प्राइज़ इस फील्ड में मिला है। तो यहाँ पे पहली चीज़ याद रखना है कि मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है, और ये विक्टर एब्रॉस और गैरी रुवकुन जो है उनको दिया गया है, और उनका जो वर्क है माइक्रो RNA उसके रिसर्च के लिए उन्हें दिया गया है। और ये क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि किस तरीके, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा भी, टेक्निकल आर्गूमेंट है कि माइक्रो RNA और क्या है, सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि उन्होंने फैसिलिटेट किया है जीन रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करना और वेरियस डिजीज। देखो क्या होता है कि हमारे शरीर है या किसी भी लिविंग सिस्टम में है, सेल्स का बना है, सेल्स के अंदर DNA है, और DNA के सेगमेंट्स जीन बोलते हैं। तो हर चीज़, चाहे आप अपने शरीर का पूरा स्ट्रक्चर ले लो, हर चीज़ जो है वो जीन पर निर्भर करती है। और जेनेटिक लेवल पे बहुत सारी बीमारियां भी होती है, शरीर कैसे रेगुलेट होता है वो भी पूरा जीन पर निर्भर करता है। सो ये जो लाइक इन्होंने जो माइक्रो RNA स्टडी की, आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, इसके बेसिस पे जीन को कैसे रेगुलेट किया जा सके और डिजीज़ेस को समझना, बहुत सारी वेरियस डिजीज़ेस पर उस पर क्या असर पड़ता है उसको समझना। तो जैसे जो एम्ब्रोस करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रोल ऑफ माइक्रो RNA जीन रेगुलेशन इस पर काफ़ी जो है हाईलाइट किया है, जो फिर इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है। और रूवकुन करके हैं, उन्होंने भी माइक्रो RNA पे ही काम किया है। उनका क्या रोल है, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। जैसे अगर कोई पौधा है, अगर वो पौधे के फ्लावर का कलर रेड है तो जीन की वजह से है। तो अगर पूरे तरीके से रेड, इट मीन्स जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मान लो कुछ उसकी दूसरी स्पीसीज है, सेम पौधा है, दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है वो पर्पल हो जाएगा, तो इट मीन्स कि वो जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, पूरे तरीके से। तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को रोल को समझना। अब अगर देखा जाए माइक्रो RNA क्या है, तो ये थोड़ा सा मैं टर्म आप याद रखना। दे आर स्मॉल, मैं डायग्राम के साथ दिखाऊंगा, स्मॉल नॉन कोडिंग RNA मॉलिक्यूल्स जिसमें 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। अब मैं आपको ऐसे समझो, जैसे आप इमेजिन, जैसे दीवार बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे दीवार बनाते हैं तो ईंटें जो है ईंटों से मिलकर दीवार बनाती है, अब दीवार बनती है। तो जैसे पूरी दीवार को आप DNA ले लो, पूरी दीवार को आपने DNA ले लो,
तो ये आप समझो कि आप ये मानो कि दीवार में मान लो 20 से 25 ईंटें मिला दिया जाए, उसी दीवार में 20 से 25 ईंटें मिलकर जो है मिलकर जो है मतलब है ना, अगर आप छोटे फॉर्म में बोलोगे तो जैसे 20-25 ईंटें मिला दी और बोले ये जो एरिया है इसको हम आरएनए बोलेंगे। कहने का क्या मतलब है कि जो स्ट्रक्चर वही ईंट मिल के, वही सारी ईंट मिल के वो डीएनए बनाएंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस आपके आरएनए कंटेक्स्ट में होते हैं, तो जो भी ईंट है वो मिल के आपका डीएनए बना रहे हैं, और वही कुछ ईंट है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में चेंजेस होके और वही फिर आपके आरएनए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है और एक आरएनए जो है स्ट्रक्चर होता है। कई जो जैसे वायरस बैक्टीरिया में आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, और इंसानों के अंदर ये दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आरएनए का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रोटीन बनाने में होता है। तो आप ये समझो कि जैसे मान लो कि सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। अब यही जो आरएनए की अगर बात करोगे तो कुछ जो है 20-25 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जब जिसमें मैंने आप बताया दीवार में ईंट जो है ईंट साथ में जोड़ के दीवार बन रही है, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के जो है वो डीएनए बनते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि यही डीएनए से आरएनए बनता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन शब्द और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसलेशन शब्द यूज़ करते हैं। तो ये जो माइक्रो आरएनए है ये स्मॉल है, नॉन कोडिंग आरएनए है और 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में, है ना, खास तौर से जो एमआरएनए है उसको टारगेट करते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उससे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे पहले तो देखो आरएनए क्या है, ये ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वायरसेस में रहता है, और इसका महत्वपूर्ण की रोल है जिससे कि डीएनए इंस्ट्रक्शन को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाए। देखो प्रोटीन का मतलब वो जिम वाली प्रोटीन नहीं, प्रोटीन आपके शरीर के अंदर डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म है उस मेटाबॉलिज्म को इस्टाब्लिश करने के लिए आप कह सकते हो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जो आपके आरएनए हैं इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है जिसके माध्यम से डीएनए में मौजूद जो कोडिंग है, इंस्ट्रक्शन है, उसके माध्यम से प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन आपका होना। तो मतलब क्या हुआ कि डीएनए जो इंस्ट्रक्शन है उसके माध्यम से जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स आपका फॉर्म होते हैं। तो आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, ये बायोलॉजिकल पॉलीमर है। पॉलीमर शब्द का मतलब होता है जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लो, जैसे आप ये मानो कि जैसे माला होता है, मोती का माला होता है, तो छोटी छोटी जो मोतियाँ हैं वो मिल के माला बनाती हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे मोनोमर्स मिल के पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये क्या है, बायोलॉजिकल पॉलीमर है जो कि कोड और डिकोड करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और डीएनए कोड्स फॉर आरएनए एंड आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। मतलब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए जो है वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने क्या सीखा कि डीएनए से आरएनए बन सकता है जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, और आरएनए से जो है आरएनए का से प्रोटीन बनता है। और इन्हीं आरएनए के अंदर आप देखोगे कई डिफरेंट आरएनएज होते हैं जिसमें एक एमआरएनए होता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो आपकी बनेगी। तो जैसे आप ये देखो कि ये आरएनए है, इसके कुछ मिल के ये माइक्रो आरएनए हुआ, ठीक है, और ये बाइंड करेगा, बाइंड करके और फर्दर ये फैसिलिटेट करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो ये मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने का कोशिश किया है, ऑल्दो अगर आपने सुना नहीं होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, बट कोशिश करना इसको एक दो बार सुनने का। और मतलब बहुत ही लेमन तो नहीं जा सकते, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो ये एमआईआरएनए हैं ये नॉन कोडिंग आरएनए है, मॉलिक्यूल्स है जिसमें 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड होता है, और इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जीन एक्सप्रेशन के लिए, एंड है ना। और मतलब ये आप मान कर चलो कि एमआईआरएनए के बेसिस पर, एमआईआरएनए के बेसिस पर आप ये प्रोटीन के फॉर्मेशन को रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे मानो कि जैसे कभी आपने गन्ना का जूस बनते देखा होगा, तो इधर से गन्ना डाला, उधर से जूस निकाला, ऊपर देखोगे तो एक गोल गोल होता है, उसको और ऐसा ऐसा टाइट करेगा, ढीला करेगा। सपोज़ करो उसने ढीला किया तो गन्ने का जूस नहीं निकलेगा, टाइट किया गन्ने का जूस निकलना शुरू हो जाएगा। भले गन्ना अंदर जा रहा है लेकिन उसने बहुत ढीला कर दिया, तो वो जो उसको क्रश कर रहे हैं गन्ना को, तो वो बेसिकली इतना तेज़ी से क्रश नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि क्योंकि उतना तेज़ी से क्रश नहीं होगा तो अपने आप जो जो जूस है वो नहीं बनेगा। तो वही जो आप ये मानकर चलो कि वो जो घुमाने वाला होता है ना, उसी के माध्यम से जूस बनेगा नहीं बनेगा ये रेगुलेट हो रहा है। तो उस जूस को प्रोटीन मान लो और वो गन्ने को डीएनए मान लो। तो कहने का आप ये मानकर चलो कि डीएनए से आरएनए और फिर फर्दर कौन सी प्रोटीन बनेगी कि नहीं,
तो वो जो गोल गोल घुमाने वाला है उसको आप माइक्रो आरएनए मान लो कि माइक्रो आरएनए ये डिसाइड कर सकता है, या माइक्रो आरएनए के बेसिस पे ये हम जो है आप कह सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं कि कोई प्रोटीन बन रही है कि नहीं बन रही है, किसी जीन के एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझो। तो माइक्रो आरएनए की बात करें, इसमें ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन शब्द का मतलब जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो यहाँ पे माइक्रो आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डीएनए इनटू प्राइमरी माइक्रो आरएनए, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है एंजाइम से, एंजाइम ड्रोसा इनटू प्रिकर्सर प्री एमआईआरएनए, और फर्दर जो है इसको एमआईआरएनए बनाया जाता है ना, एंड फिर लाइक आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे आप समझना, यहाँ साइलेंसिंग शब्द का मतलब होता है जीन के एक्सप्रेशन को रोकना। तो पहले एमआईआरएनए, फिर है ना, फिर आपका आप ये मानकर चलो कि इसमें दो मेजर, एक तो एंजाइम यूज़ होता है। एंजाइम का मतलब होता है कि जो ये फैसिलिटेट करता है किसी रिएक्शन को करने के लिए। तो एक तो आपका हो गया एमआईआरएनए, तो यहाँ पे प्रोसेस्ड बाय एंजाइम ड्रोसा नाम है इनटू प्रिकर्सर एमआईआरएनए। फिर उसके बाद ये मैच्योर एमआईआरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर आपका एक आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग जो है उसमें कन्वर्ट आपका होता है। साइलेंसिंग मतलब इट फैसिलिटेट द जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को वो आपका फैसिलिटेट करता है, उसको रेगुलेट करने में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहा गया कि सेलुलर लेवल पे भी एमआईआरएनए का बहुत रोल एक होता है। सेलुलर मतलब सेल, जैसे हमारा जो आप देखोगे कि हमारा भी जो लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट आवर बॉडी, तो इंसान भी क्या सेल्स से बने हुए हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म से सेल्स का बना होता है। तो वो सेल्स जो है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे, उनका डेथ कब होगा, वो बहुत सारी चीज़ों को जो है जो सेलुलर लेवल पे प्रोसेस होता है उसको भी रेगुलेट एमआईआरएनए के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी अगर आप सेलुलर ग्रोथ हो, जैसे मान लो कैंसर है, कैंसर में क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। मतलब कंट्रोल्ड वे में हुआ तो ठीक है, अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो सेलुलर ग्रोथ हो गया, वो कैंसर हो गया। तो उन सब चीज़ों को, चाहे कई बीमारियां होती हैं जो कि रिलेटेड हैं ड्यू टू द सेलुलर प्रोसेस, तो उसको भी रेगुलेट करने में एमआईआरएनए का एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो आपका होता है। और इस पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये यही सारी बातें इसमें मेंशन्ड है। इसमें एक माइक्रो आरएनए थेरापेटिक की बात की गई है, इसके माध्यम से मेडिसिनल एस्पेक्ट जो है उस पर है, मतलब कई बीमारियों को ट्रीट करने, जैसे कैंसर जैसी बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद बायोमार्कर का रूप भी ले सकता है, कई बीमारी को जानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, तो एक डायग्नोस्टिक टूल के लिए के रूप में काम करेगा। बायोमार्कर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि ये लोगो पड़ा है, अगर आपने इसने लोगो को देखा तो आपको लगेगा, ये लोगो देखते ही आप जान जाओगे कि यार ये जो है सौरभ पांडे यूपीएससी सेशन से ये पीडीएफ है, तो ये आप जान जाओगे। इसी तरीके से मार्कर्स जो होते हैं, बायो मार्कर्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे जान लिया जाता है कि यार हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये या फिर इस बीमारी से रिलेटेड है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ये सारी जानकारी जो है वो आपकी हो जाती है। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर से करो, देखो आलस नहीं करना, इट विल टेक लेस देन 1 सेकेंड। लाइक बटन प्रेस करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। जहां मौका मिले सेशन को प्लीज़ शेयर करो। ठीक है, और मैं जल्द ही 5am सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, और ऐप में भी ये जो हिंदू सेशन है इसका कंटेंट आपको मिलता है, सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके जो है वो आपको मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। दूसरा, आज नवरात्रि स्पेशल है, तो उसमें सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। अपना जो भी आपको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्या लगातार आप मैसेज कर रहे हो सर 50% ऑफ दे दो, 50% ऑफ दे दो, तो ये मैंने कर दिया है। आप जिनको भी जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, प्रहार बैच, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, साइबर सिक्योरिटी, सोसाइटी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ मत छोड़ना, प्रहार बैच भी मत छोड़ना। अगर पुराने करंट अफेयर प्लस का बैच का हिस्सा है तो जो प्रहार बैच ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप पुराने करंट अफेयर प्लस का भी हिस्सा, फिर भी आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जरूर से ज्वाइन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको अपना हिसाब से अपना कर लो फिर, क्योंकि साल भर का सब्सक्रिप्शन रहते हैं, आप उसमें देख सकते हो। तो अपने हिसाब से अपना पढ़ते रहना, जब भी टाइम मिलेगा, कभी जब भी है तो वो आप अपना करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया साइंस 750 मिलियन करेंसी स्वैप डील विथ फॉर एक्सचेंज मालदीव्स। तो मालदीव्स के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। जैसे इस बार भी प्रश्न आया था, वो टॉपिक हमने डिस्कस भी किया था। मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे के सॉल्यूशंस मैंने डाल रखे हैं। जीएस पेपर 3 के सॉल्यूशंस मैं डालूंगा, और अभी जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो जैसे एक जीएस पेपर 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपका क्रिएट किया, जीएस 2 और 3 का भी मैं क्रिएट करूँगा। इंडिया मालदीव्स की बात करें
ठीक है, अभी क्रिएट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि कोर्सेस इतने सारे चल रहे हैं, जैसे बुक सीरीज़ के लेक्चर्स कंटिन्यूसली डालने हैं, दिसंबर तक उसे पूरा ख़त्म करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स भी पैरेलली चल रहा है, तो उस पर वीडियो को पूरा फिर पीआईबी, डाउन टू अर्थ और ये सब डालना, योजना का भी कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है। एक 7 जनवरी से लेके पूरा, जैसे जुलाई अगस्त का मैंने डाल दिया, फिर अभी सितंबर कवर करना है, उसके बाद जनवरी से लेके सारी चीज़ें, तो वो सब कवर्ड आपका एक साथ होगा। कंटेंट जो आपको आएगा, जैसे अब नया बैच तो प्रहार बैच है, पुराना बैच जो चल रहा है उसमें कंटेंट आपका आता रहेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, अपने डिसीजन मेकिंग करनी है। चीज़ों को अगर आप सही से पहले से प्लान करके कर लेंगे, और ख़ास तौर से करंट अफेयर्स बहुत मैटर करता है, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ के चलोगे, 1.5-2 साल की चीज़ों को अच्छे से कवर करोगे, तो बाद में आपको शॉर्टकट नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब है, इंडिया ने $750 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मालदीव से किया है। कि इसमें ये होता है कि जैसे करेंसी स्वैप में कुछ अरेंजमेंट होता है जिसमें वो हमारी करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, हम उनकी करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। मान लो हमसे उन्होंने लिया तो हम उनकी करेंसी में एक्सेप्ट कर लेंगे। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है जिसमें $400 मिलियन और 3000 करोड़ जो है 2027 तक यह वैलिड है। उसके बाद रुपे कार्ड लॉन्च भी किया गया है, जिसमें रुपे कार्ड मालदीव्स में लॉन्च किया गया है। 700 हाउस बिल्ड जो है इंडियन असिस्टेंस है वो आपका दिया गया है। ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, दोनों देशों ने कोऑपरेशन व्यापार में, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए और व्यापार आसानी से हो सके, किसी प्रकार का जो है आप कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको रिड्यूस किया जाए या जीरो किया जाए, है ना। तो ये एक है विजन स्टेटमेंट फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक, मतलब जो समुद्री सुरक्षा है, क्योंकि मालदीव्स एक बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड, अगर आप मैप में देखोगे तो ऐसा ना हो कि मालदीव्स का इस्तेमाल भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहा है, तो उसको भी कैसे रोका जाए, तो उस पर भी फोकस आपका किया गया है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट रनवे का भी इनाग्रेशन हुआ है। एट हानी माधु आइलैंड जो है वो भी है आपका इनाग्रेट किया गया है। कोस्ट गार्ड शिप रिफिट, इंडिया जो है मालदीव्स को सपोर्ट करेगा कि कोस्ट गार्ड जो शिप्स हैं इंडियन फैसिलिटीज़ के अंदर उन्हें रिफिट करना, मतलब रिपेयर और ये सब करना, और बिना डिप्लॉइंग पर्सनल टू मालदीव्स, ठीक है, भारत के जो पर्सनल है मालदीव्स में बिना डिप्लॉय किए इंडिया पहले रेस्पॉन्डर के रूप में काम करेगा कि किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम अगर मालदीव्स को होगा तो एज अ गुड नेबर हम उसको रिस्पॉन्ड जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये मैप है तो थोड़ा सा आप देख लेना। तो इंडिया मालदीव्स के कंटेक्स्ट में आपको करेंसी स्वैप याद रखना है, रुपे कार्ड का लॉन्च हुआ है, हाउसिंग को दिया, ट्रेड कोऑपरेशन आपका हुआ है, एयरपोर्ट रनवे है, और उसका कोस्ट गार्ड सपोर्ट है, ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जिनोम एडिटिंग इज ब्रिंकिंग क्लैरिटी टू द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैंसर्स, ठीक है। अब इसमें देखो, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया, ब्रीफ में बता देता हूँ, बाकी आप रीड कर लेना। देखो क्या है कि ये जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जिसे BRCA जीन्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में है, तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे अगर मान लो पहले जनरेशन में है तो बाद के जनरेशन में भी हो सकता है, अगर वो BRCA जीन ट्रांसफ़र हुई है एक जनरेशन, मतलब जनरेशन 1 से लेके जनरेशन 2 में अगर वो ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर आप बोलोगे तो ये जो कैंसर है, इस ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है दैट इज़ BRCA जीन। और ये जो जीन आप कह सकते हो कि दिस जीन बेसिकली दिस जीन अगर है ना एक जनरेशन दो, तो ये है, तो ऐसी जो स्थिति होती है जहाँ एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, उसे हम हेरिडिटी कैंसर बोलते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी किया गया है बाय यूजिंग क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी। मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी क्या है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली गई है। किसी को डाउट हो, नहीं पता हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है, आप चाहो तो इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये आप रीड कर लेना। ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये कर लिया। टेक्नोलॉजी में यही दिक्कत होती है, कभी किसी को दिक्कत हो जाती है, कोई हैंग कर जाता है।
ठीक है, BRCA म्यूटेशन मैंने आपको बता दिया है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी देख लेना है। तो यहाँ पे मतलब इसमें हाईलाइट किया गया कि BRCA1 BRCA2 डिस्कवरी, ये जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर रिस्क इंक्रीज करता है। तो जेनेटिक टेस्टिंग के पर्सनलाइज्ड जो है प्रिवेंशन हो सकता है कि अगर किसी में प्रेजेंट है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेस्टिंग की जा सकती है और ये देखा जा सकता है कि कहीं किसी भी प्रकार का आप कह सकते हो कि लाइक किसी भी प्रकार का मतलब जो कैंसर डेवलपमेंट है तो कोई म्यूटेशन हुआ है तो उस म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर की स्थिति आ सकती है कि नहीं, उसकी जानकारी हो सकती है। और पार्प इनहिबिटर का इस्तेमाल होता है इन जीन्स के खिलाफ। तो ये इसका भी ट्रायल जो है वो आपका चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट फ्लाई ब्रेन के अंदर। अब देखो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि एक टर्म यहाँ पे मेंशन है न्यूरोबायो। ठीक है, न्यूरोलॉजी है ना, न्यूरोलॉजी इज रिलेटेड विद द ब्रेन। अभी बहुत ही फ्रूट फ्लाई का बहुत ही छोटा ब्रेन होता है, उसकी पूरी मैपिंग की गई है। बोला गया है कि इससे जो है जो हम जो जैसे हम इंसान का ब्रेन है उसको अंडरस्टैंड करने में या जो कॉम्प्लेक्स ब्रेन है तो वहाँ उसको समझने में हेल्प जो है वो आपका मिलेगी। तो यहाँ पे एक टर्म है जो मुझे लगता है पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं कोई पूछेगा, वो है कनेक्टोम। आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर देना, मुझे नहीं लगता कोई कवर किया होगा, अगर हुआ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पे आप देखना कनेक्टोम एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। स्पेसिफिकली जो कंसेप्ट है जो पूछा जा सकता है वो कनेक्टोम है, क्योंकि ये कंसेप्ट वहाँ पे बार बार शब्द मेंशनड है। तो कनेक्टोम का मतलब क्या होता है, इसका होता है मैपिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शन इन द ब्रेन। मतलब न्यूरॉन्स होते हैं ना, जैसे जैसे आप ये सोचो कि जैसे अलग अलग यही न्यूरॉन्स जो हैं ऐसे जुड़कर जो है ना, ये न्यूरॉन्स जो हैं यही जुड़कर पूरा ब्रेन के स्ट्रक्चर का नेटवर्क डेवलप करते हैं। तो ये जो कनेक्टोम है इसका मतलब क्या है कि जब आप न्यूरल कनेक्शन इन द ब्रेन उसकी मैपिंग करते हो, ठीक है, जैसे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनको प्रॉपर नेटवर्क उसकी प्रॉपर मैपिंग करते हो, इससे जो ब्रेन के फंक्शन को हम समझ सकते हैं और फिर इसका इम्पैक्ट न्यूरो साइंस, एआई और दूसरी साइंस के लिए यूज़फुल है। अभी फ्रूट फ्लाई कनेक्टोम की बात की गई है जिसमें इसके मैप को जो है जो फ्रूट फ्लाई होती है छोटी सी होती है ना, तो इसके पूरा ब्रेन की मैपिंग आपकी की गई है। तो इससे फिर हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है उसको समझने के लिए भी हेल्प मिलेगी। अभी छोटे से ABCD से शुरू करेंगे तो आगे चीज़ें और समझेंगे। फिर ये जो क्या है कनेक्टोमिक्स का मतलब होता है इसी कनेक्टोम्स को स्टडी करना, और न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि कैसे न्यूरॉन्स जो हैं आपस में कनेक्टेड है। न्यूरॉन्स बेसिकली बेसिक यूनिट होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से एक टर्म होता है एफेक्टोम। इसमें क्या है कि एफेक्टोम शब्द का क्या मतलब हो कि जो न्यूरल ब्रेन की वायरिंग होती है ना, ब्रेन की जो सब एक दूसरे से जुड़ा है जो नेटवर्क क्रिएटेड है उसका ओवरऑल बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसे हम एफेक्टोम शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कहा गया कि कनेक्टोम डेटा का इस्तेमाल एआई मॉडल्स के लिए, एआई जो एप्लीकेशन आजकल है उसके लिए यूज़फुल हो सकता है ना, कई जो ब्रेन डिसऑर्डर ट्रीटमेंट है उसके लिए भी यूज़फुल जो है वो आपका हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रीबैलेंसिंग ऑफ इंडियाज़ पावर रिलेशंस। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वाड की समिट अभी हुई थी उसमें ना सितंबर 21 2024 वेलिंगटन यहाँ पे आपकी हुई थी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, यूएस के प्रेसिडेंट, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आपके थे। और ये इस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो इसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जाए, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन, सेंट्रल पैसिफिक ओशन तक का जो इलाका है उसको अगर आप जोड़ोगे तो दैट इज़ इंडो पैसिफिक। तो कहाँ कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी डायमेंशन को बढ़ाया जा सके, इसमें अजीत डोभाल है वो भी विजिट किया था, आप देखोगे कई सारी जगह पे। तो डोभाल रशिया गए थे ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स NSA मीटिंग के लिए। फिर पर्सनल मीटिंग उनकी व्लादिमीर पुतिन से भी हुई थी, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले। तो देखो भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी में ये बैलेंस करना है, एक तरफ विश्व डिवाइडेड, एक तरफ चाइना रशिया है, एक तरफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो दोनों को बैलेंस करना है। क्वाड जो है वो ग्रुपिंग में वेस्टर्न वर्ल्ड आप कह सकते हो, मतलब जैसे US लेड है, और उसके बाद चाइना रशिया ये कंसीडर कर सकते हैं कि यार ये तो अगर भारत इसका हिस्सा इट मीन्स भारत जो है वो, क्योंकि वो कहते हैं वो एशियन नाटो के रूप में ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। तो भारत कहता है ऐसा नहीं है, और भी डिफरेंट पर्पज़ है क्वाड के जो पूरे किए जा रहे हैं, और उसमें जो भी किसी भी प्रकार का एक मिसकम्युनिकेशन ना हो तो उस डायरेक्शन में अलग अलग ये लोग मीटिंग आपके करते रहते हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे बायलैटरल रिश्ते बना सकते हैं कि भारत रशिया के साथ रिश्ते बने रहें, और मल्टीलैटरल जैसे क्वाड, SCO ऐसे ग्रुपिंग्स उसका भी हिस्सा रहे। तो हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि अगर हम
अगर हम इस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं तो इससे हमारा क्या इंटरेस्ट है, और एक बायलैटरल रिलेशन हम मेंटेन करके रख सकते हैं तो उसका क्या जो है रिश्ता, आप कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे क्वाड स्ट्रेटजिक गोल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ग्लोबल ऑर्डर में खास तौर से चाइना का जो चैलेंज है उसको कैसे किया जा सके और दूसरे चैलेंजेस हैं उसको कैसे मीट किया जा सके। कलेक्टिव सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी खासतौर से मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा पे काफ़ी फोकस, क्योंकि विश्व में जो ट्रेड है वो आपका समुद्री रास्ते से ही होगा। रशिया ने इसको अपोज भी किया है, और यहाँ पे भारत को रशिया के साथ अपना रिलेशन को बैलेंस करना है, यूएस के साथ मिलकर रहना है अगर क्वाड के लेवल पे देखा जाए। पीस मेकर तो यहाँ पे जो लाइक मतलब जो इंडिया के जो एनएसए हैं अजीत दोभाल, तो उनका एक परसुएसिव डिप्लोमेसी है, मतलब वो चीज़ों को कूटनीति इस तरीके से रन करना कि जैसे मान लो पीस लेकर आना है यूक्रेन रशिया के बीच में, तो उसको कन्विंस करना किसी एक पॉइंट के लिए, तो ये है। तो यूक्रेन पीस प्लान पुतिन को बताना, फिर उसके बाद डायलॉग, इंगेज इन डायलॉग विद ग्लोबल लीडर्स, डायलॉग बातचीत करना, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है उसमें मीडिएटर के रूप में काम करना। रशिया चाइना टाई की बात करें तो यहाँ पे उनका जो आर्थिक और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, इससे भारत की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट होगी, क्योंकि चाइना अगर पूरे तरीके से अगर रशिया के कंट्रोल में आ गया और रशिया पूरे तरीके से चाइना, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है, तो वो चीज़ देखना है। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इंडिया व्यूड एज इनडिफरेंट टू ग्लोबल इश्यूज, ठीक है, तो मतलब एक थॉट प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से आप देखोगे ना कि कोई वेस्टर्न वर्ल्ड तो यही देखेगा कि हमें क्या बेनिफिट है किसी के साथ जुड़कर, वो ये देखेंगे कि यार अगर कोई हमारे साथ है तो हम उसके इंटरेस्ट का ध्यान में रखेंगे, और मान लो कोई जैसे इंडिया सबके साथ एक नॉन अलाइनमेंट की जगह भारत जो है ऑल अलाइनमेंट की तरफ जाता है, तो नॉन अलाइनमेंट से ऑल अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है, मतलब सबके साथ बना के रखनी है रादर देन नॉन अलाइंड, मतलब किसी के साथ ना रखना। तो हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉन अलाइंड टू ऑल अलाइंड। ऑल अलाइंड के कंटेक्स्ट में वेस्टर्न वर्ल्ड ये कई बार कंसिडर करेगा कि यार ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देश देख रहा है और किसी दूसरे के इंटरेस्ट को या कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा, लेकिन भारत एक अलग अप्रोच को लेकर चलता है जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। तो इंडिया रशिया में मिलिट्री स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। फिर यहाँ पे देखा जाए कि जो क्वाड समिट है इट कुड रीडिफाइन भारत की डिप्लोमेटिक स्टैंस है उसको रीडिफाइन कर सकता है, इंडिया का रोल इन्हांस करना ग्लोबल पीस फैसिलिटेटर के रूप में, और रशिया चाइना के बीच में एक रिश्ते मेंटेन करना, वेस्टर्न वर्ल्ड को बैलेंस करना। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द नीड फॉर डिफरेंट फ्रेमवर्क फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आप सभी को पता होगा, तो म्यूचुअल फंड्स होता है ना कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए, फिर कई कंपनीज होती है उस म्यूचुअल फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है उसको अलग अलग जगह पे एक प्रकार से लगाते हैं, फिर वहाँ से जो रिटर्न होता है तो जिनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको रिटर्न्स जो हैं वो मिलते हैं, जो इन्वेस्टर्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है दैट इज़ पैसिव फंड, ठीक है, सेबी म्यूचुअल फंड लाइट पैसिव फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट लिक्विडिटी। यहाँ पे एक शब्द जो यूज़ होता है वो है एक्टिव और पैसिव, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड क्या है, एक्टिव फंड का मतलब होता है जो कि प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, मतलब कि जैसे अगर मार्केट कह रहा है कि जो ग्रोथ है वो इतने पॉइंट्स का होगा, तो एक्टिव फंड क्या करेंगे कि वो उसको भी सरपास करने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। पैसिव फंड क्या है, वो मार्केट इंडेक्स के बेसिस में चीज़ें की जाती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका होता है। तो एक्टिव फंड जो है वो जो भी मार्केट है उसको आउट परफॉर्म करना और लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए, पैसिव फंड जो है लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए जो है वो फोकस आपका रहता है। एक्टिव फंड हायर फीस होती है, पैसिव फंड लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्टिव हैंड ऑन अप्रोच होता है, बहुत सारे रिसर्च एनालिसिस होता है, और पैसिव फंड में जो इंडेसेस है उसको ट्रैक करते हुए इन्वेस्टमेंट आपका किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव इन्वेस्टिंग लगातार बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी है, क्योंकि इसका लोअर कॉस्ट है, आसानी से यूज़ किया जा सकता है, रिस्क कम है, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव फंड जो है उसमें आप कह सकते हैं कि जो उनके लिए ठीक है जो बहुत रिस्क लेना चाहता है, पैसिव फंड उनके लिए ठीक है जो रिस्क नहीं लेना चाहता। अब जैसे इंडियन माइंडसेट है कि यार ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इस टाइप का है, तो ये एक फैक्ट आपका है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि पैसिव फंड को प्रमोट करने के लिए, जो पैसिव फंड है उसको प्रमोट करने के लिए ये आपका सेबी ने कदम उठाया है, म्यूचुअल फंड लाइट नाम से एक फ्रेमवर्क लेकर आया है। तो यहाँ पे मेनली ये है कि ये फंड्स ऐसे हैं जो लेस रिस्की है, क्योंकि वो बीएसई और निफ्टी जैसी जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करते हैं,
एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उन्हें मिनिमम नेटवर्थ 35 करोड़ का है अगर वो पैसिव फंड रन करना चाहते हैं। और उसमें कई चीज़ें जो गवर्नेंस लेवल पे भी चेंज किए गए हैं। जो ट्रस्टीज़ हैं उनका जो ओवरसाइट रोल है कि वो सुपरवाइज टाइप कर रहे हैं, है ना, तो उसको रिड्यूस करके, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो पूरे फंड को मैनेज करती हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो साथ में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साथ में मैनेज करना वो एक है, वो भी बैलेंस करना। फिर उसके बाद ये भी है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उस पर भी फोकस किया गया है, एरर को ट्रैक करना। ठीक है, तो जो मतलब ट्रेडिशनल तरीके हैं उससे मूव करके और एक डेटाबेस्ड अप्रोच अपनाते हुए और फिर फंड को इन्वेस्ट करना है। सेबी ये भी कहती है कि जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, एसआईडी जिसे कहते हैं, उसमें जो भी बेंचमार्क यूज़ होता है कि आप किस बेंचमार्क के बेसिस में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो उन सारे डिटेल को भी मेंशन करना, और ज़रूरत है तो इन्वेस्टर के साथ भी शेयर करना। एंड है ना, तो ये कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा जो आप कह सकते हो कि अगर थोड़ा सा चीज़ें रिलैक्स्ड होंगी तो पैसिव फंड के प्रति भी जो अट्रैक्शन है वो तेज़ी से आपका बढ़ेगा। कॉस्ट अगर, क्योंकि इस पर कंपेरेटिवली कॉस्ट कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाटर साइकिल। तो यहाँ पे ये यूएन की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे कहा गया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लड और ड्रॉट बढ़ता जा रहा है, और जो वाटर साइकिल वो अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है। और वाटर साइकिल का मतलब देखो क्या होता है कि पानी है, पानी इवापोरेट होगा, ऊपर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी, फिर ज़मीन में वही पानी आएगा, फिर ये पूरा वाटर साइकिल होती है। तो ये जो वाटर साइकिल है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। देखो क्या है, पृथ्वी में आज से दसों हज़ार साल पहले जितना पानी था आज भी उतना है, बट किस फॉर्म में है वो डिपेंड करता है, और कहाँ है वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा इवापोरेशन हुआ तो, या टेम्परेचर बहुत अधिक हुआ तो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में है, और जहाँ हमने सोचते हैं यहाँ पानी होना चाहिए वो बादल बन के कहीं और ही बारिश ज़्यादा कर रहे हैं। राजस्थान में ही जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए वहीं जम के बारिश हुई जा रही, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं होगी। तो ये वाटर साइकिल इनप्रडिक्टेबल हो रहा है, तो इससे इकोसिस्टम, इकोनॉमी सब कुछ अफेक्ट होगी। आप इमेजिन करो जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती वहाँ बहुत हो रही है, तो वहाँ की इकोनॉमी कुछ उस तरीके से है। और जहाँ बहुत बारिश हो रही है ना, मतलब रेनफॉल एक ऐसा पैटर्न है जो किसी भी जगह की इकोनॉमी, वहाँ वेजिटेशन, इकोसिस्टम सबको डिफाइन करता है। मान लो कहीं नदी बहुत है तो वहाँ पे बड़ी नदियाँ हैं तो वहाँ डैम बना। अब मान लो बारिश ही नहीं होगी, नदियों में पानी नहीं होगा, तो डैम का क्या करोगे। ऐसा देखने को मिला, मैंने कई एग्जांपल्स दिया। कमेंट सेक्शन बताओ कोई एग्जांपल अगर आपको याद हो तो। अभी 30 ईयर्स में ड्राइस्ट रिवर्स देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर मास तेज़ी से जो है ख़त्म आपके हो रहे हैं। फ्रेश वाटर की कमी हो रही है। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो है इंक्रीज़ हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में डैमेज हुआ है, और ड्राई कंडीशंस और बढ़ी हैं। इवापरेशन रेट्स वो भी आपके इंक्रीज़ क्योंकि टेम्परेचर आपका बढ़ता गया है। उसके बाद जो भी वाटर साइकिल अनप्रिडिक्टेबल है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर है, इससे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है, वाटर वेपर ज़्यादा है, तो वार्मर एटमॉस्फेयर है। अब कहाँ वही वाटर वेपर है, जहाँ कंडीशंस उसको मिलेंगे वही वाटर वेपर फिर पानी बरसेगा, कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी। तो ड्राई वेट स्पेल में बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो रहेगी। तो ये टू मच वाटर, या कहीं तो बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं बिल्कुल पानी नहीं है। तो वाटर रिलेटेड डिजास्टर का एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जो है फ्यूचर के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो ये सेशन में देखो कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा मैं बाद में सेशन को डाल पाता हूँ, बट इससे आपको नोट्स बनाने का पूरा जिम्मेदारी खत्म हो गई है। आप पीडीएफ पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और देखो नवरात्रि स्पेशल में आज सारे कोर्सेज के अंदर आपके 50% ऑफ है, जिसका आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे हो, मैसेज कर करके मुझे मतलब वो कर दिया है। तो अब जिसको करना हो देखो कर लेना। और इसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मत वो करना, इस संडे को नेक्स्ट टेस्ट है, उसमें स्टडी मटेरियल, प्रीलिम्स का सारा स्टडी मटेरियल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में ही आएगा। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको रहेगा, लगभग 1000+ पेजेस उसमें रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो गई। उसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल हो गया, प्रहार सीरीज़ हो गई, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और सोसाइटी वाला कोर्स है वो अक्टूबर में कंटेंट कर दूंगा। बुक सीरीज़ हो गई, बुक सीरीज़ का कंटेंट मैंने दिसंबर तक प्रॉमिस किया था, सारा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। धीरे धीरे मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। टोटल 34 लेक्चर्स हो गए हैं। 54 या 55 लेक्चर्स आपके जो हैं वो हो चुके हैं करंट अफेयर्स प्लस के अंदर। तो अब नया प्रहार बैच है तो वो सारे लेक्चर्स उसमें भी आपको अवेलेबल रहेंगे। प्रहार बैच का आपको हिस्सा बन सकते हो। तो ये सब चीज़ें मतलब और भी अपना एक्सप्लोर कर लेना। बहुत सारे ऐसे राइटिंग है, बट ऐसे राइटिंग तो उसमें बैच ऑलमोस्ट मतलब हिल ही है।
लेकिन आप देख लेना, अगर आप हिस्सा बनोगे तो आप पोस्ट कर सकते हो अपने ऐसे भी उसमें। और ये है तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल, आप ये बिल्कुल मिस नहीं करना, अभी भी आपके पास मौका है, दिसंबर तक अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शनल कंटेंट आपको मिलेगा। इस पर जो फॉर्मेट है वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले से मैं सारी क्लैरिटी दे दूंगा, फिर आप है ना। तो क्लैरिटी पूरा है कि आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स 450 पेजेस के, वीडियो लेक्चर पैरेलली होंगे जो नोट्स के पैरेलल होंगे। उसके बाद लाइव रिवीजन सेशन होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, रिवीजन क्लास होगी, पीडीएफ्स होंगे। तो उन चीज़ों को पढ़ना, अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है पूरा पेपर उसी तरीके से आया है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो भी आप देखो, मतलब आप डिसीजन लेना चाहते हो तो इस चीज़ को ये प्लान कर करो कि अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हो तो आपको दिसंबर तक ऑप्शनल अच्छा हो जाना चाहिए, और अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हो तब भी आपका ऑप्शनल कंप्लीट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस हैं। इस टेस्ट सीरीज में स्टडी मटेरियल मोर देन 1000 पेजेस के रहेंगे। इथिक्स के कोर्स भी आप कंप्लीट कर लो। इसमें एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा हूँ, एआरसी रिपोर्ट है, इथिक्स का है, साथ में गवर्नेंस इन इंडिया का कंटेंट भी इसमें आएगा, वो भी मैं डालूंगा। जैसे सिविल सर्विस के बारे में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो सब आपको जानकारी हो, थोड़ा गवर्नेंस पार्ट को है कि उसी बेसिस पर आप केस स्टडी और उस पर लिखोगे। तो ये तीन अप्रोच में रहेगा। पहले तो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पूरा जो बेसिक्स है, फिर एआरसी रिपोर्ट है जिसके 3 लेक्चर्स हैं, फिर आपको जो है लेक्चर्स गवर्नेंस इन इंडिया किताब के भी मैं इस पर डालूंगा। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपका होगा। फिर ये ऐसे राइटिंग है, उसके बाद आप देखोगे तो सारे कोर्सेज के लिए आप saurabh-pandey-upsc.com या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से कर लो। तो ये कोर्सेज का लिंक आप देख सकते हो, सारे जितने भी है। देखो, तैयारी को प्लान्ड तरीके से करो, जो मेरी तरफ से हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ कि आप अफोर्डेबल वे में अच्छी चीज़ों को कर सको। थोड़ा समय लगता है जिन जिन चीज़ों में मैं कन्वे कर देता हूँ आपको। ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी वाला और जो दूसरा जो कंटेंट सोसाइटी वाला, ये अक्टूबर तक मैं ख़त्म कर दूंगा। वो पीडीएफ एक में डाल दिया, एक में पीडीएफ बचा क्योंकि उसका मैं कंटेंट बना रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके, और फिर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और टेस्ट देते रहो, प्रीलिम्स के थोड़े थोड़े टेस्ट दो, कंटेंट जो दिया जा रहा है उसको पढ़ना शुरू करो, ऐसे सारे डिसीजन मेकिंग आप करो। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट बैलेंसिंग ऑफ बायलैटरल मल्टीलैटरल इंटरेस्ट, इसको आप एग्जामिन करो। कोई क्वेरी है तो आप सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मतलब अपने आंसर भी पोस्ट करें। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।